बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पिछले दिनों मलाला यूसुफज़ई जो कि पाकिस्तान की बेटी और नोबेल पीस याफ्ता शख्सियत हैं, उनको एक ट्विटर के ऊपर एनकाउंटर हुआ। एहसानुल्लाह एहसान के नाम से एक ट्विटर अकाउंट बना हुआ था जिसने मलाला यूसुफज़ई को धमकी दी, जिसके रिबटल में मलाला यूसुफज़ई ने भी ट्वीट किया। इस ट्वीट के बाद सवाल ये शुरू एक बार फिर हुआ कि एहसानुल्लाह एहसान का फरार और उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या किया जा रहा है। एहसानुल्लाह एहसान का वो ट्विटर अकाउंट तो फेक निकला, जाली निकला, लेकिन ये जो डिबेट थी ये स्टार्ट हो गई, जिसके ऊपर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कुछ आज इम्पोर्टेंट बातें की हैं। फॉरेन मीडिया से कुछ बातचीत की है, एहसानुल्लाह एहसान को गिरफ्तार करने के हवाले से क्या किया जा रहा है, इन तमाम पर आज हम अपने शो में डिस्कशन करेंगे। और इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ जनरल एजाज अवान साहब मौजूद होंगे। दूसरे और तीसरे सेगमेंट में जब हम बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत की। एक जगह पर पाकिस्तानी सियासत में पार्लिमानी ज़बान का ख्याल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पहले तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता था कि ये गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही अल्फाज जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस्तेमाल करती है वो अपोजिशन के क्वार्टर से भी सुनाई देता है। एक दूसरे को चोर डाकू कहना, एक दूसरे को इस तरह के सख्त तुंदो तेज़ अल्फाज से बुलाना पुकारना बड़ा आम बन चुका है, एक मामूल की बात हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत जा किधर रही है, ये एक अहम सवाल है। इसके साथ साथ हम सेनेट के इंतखाबात के लिए बात करेंगे और कानून साजी जो कि नामुमकिन सी होती जा रही है इस पार्लियामेंट में, उस हवाले से भी बात करेंगे। और इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से काजी अहमद अकबर जो कि स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब गवर्नमेंट के। बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने ज्वाइन किया। मुनीबुल हक हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली पंजाब हैं। बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने भी ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग बोथ ऑफ यू। लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद हम जाएंगे एहसानुल्लाह एहसान और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार वाले टॉपिक की तरफ और उसके बाद फिर सियासत की तरफ। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार DGISPR ने फॉरेन मीडिया के कुछ लोगों से बात करते हुए एहसानुल्लाह एहसान के हवाले से और उसके फरार हो जाने को संगीन इशू करार दिया और साथ ये भी बताया कि एक बार फिर एहसानुल्लाह एहसान को गिरफ्तार करने की तगदो की जा रही है। हाल में एट दिस पॉइंट ये नहीं मालूम कि एहसानुल्लाह एहसान की लोकेशन क्या है। ये वही एहसानुल्लाह एहसान है जो कि मासूम निहत्ते लोगों को शहीद करके बड़े फखरिया तौर पर अपने लिए एक सक्सेस के तौर पर बताता था। ये स्पोक्स पर्सन था तहरीक तालिबान पाकिस्तान का और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पर्सनैलिटी थी पाकिस्तान के लिए, तो एक नासूर के तौर पर ये शख्स था। फरार हो गया। ये भी बताया DGISPR ने कि जो लोग इसके फरार के अंदर जिनकी कोताही थी या कोई लैप्स हुआ, उन अहलकारों को, फौजी अहलकारों को भी सज़ा दी जा चुकी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब क्या करें और क्या हुआ और अब क्या करना चाहिए। इसके अंदर हम लोगों ने अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग भी की है, उसके हवाले से भी मैं बात करूंगी। मेरे साथ जनरल एजाज अवान साहब मौजूद हैं। जनरल साहब, सबसे पहला सवाल, जनरल साहब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एहसानुल्लाह एहसान को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है लेकिन लोकेशन अभी मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग ये सस्पेक्ट करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी आला दर्जे की फ़ौज, पाकिस्तानी फ़ौज, दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक, और उसकी तहवील से कोई शख्स चला जाए या निकल जाए या फरार हो जाए, वो भी इतना इम्पोर्टेंट शख्स। आप एज अ रिटायर्ड जनरल इस तमाम चीज़ को कैसे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट देखते हैं? थैंक यू अनिका। देखिए, कैदियों का फरार हो जाना और इतने अहम कैदी का फरार हो जाना, यकीनन इट ब्रॉट शेम टू द इंस्टीट्यूशन एंड पर्टिकुलरली दोज पीपल हु वर द कस्टोडियंस ऑफ दैट पर्सन। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये दुनिया की तारीख उठा के देख लें, बड़ी बड़ी आर्मी में से खुद हमारी पाकिस्तान आर्मी में ऐसे कई लोग रहे हैं कस्टडी में जो भाग गए हैं
और हिंदुस्तान के जब 1971 वार में हमारे जंगी कैदी थे तो उनके प्रिजनर कैंप से डीप इनसाइड इंडिया वहां से भागकर लोग पाकिस्तान पहुंच गए। तो कैदियों का फरार हो जाना नामुमकिनात में से नहीं है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी फेलिंग है और इससे बहुत शर्मिंदगी और हजीमत भी उठानी पड़ी अदारे को, इंटेलिजेंस अदारे को, जिनके वो कस्टडी में था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा फेलियर था, बहुत बड़ी नाकामी थी। अब ये दोबारा उसे गिरफ्तार कर सकते हैं या नहीं, ये भी एक बहुत मुश्किल मरहला होगा, क्योंकि जो शख्स इनकी कस्टडी में रह के गया अब वो दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करेगा, अपना कोई ऐसा ट्रेस नहीं छोड़ेगा कि वो इतना आसानी से पकड़ा जाए। आप ये देखें, दुनिया की तमाम तर एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद उसामा बिन लादेन को पकड़ने में उन्हें 10 साल लगे और अयमन जवाहिरी आज तक पता ही नहीं चल सका पूरी दुनिया को और अमेरिका को कि वो कहाँ है और वेदर फौत हो गया या नहीं फौत हुआ या कहाँ है। तो इस तरह की नाकामियां, फेलियर्स हो जाते हैं। उन आदमियों को सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए और आई एम श्योर जब वो कह रहे हैं तो वो दे चुके होंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी जिससे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी पूरे अदारे को। राइट। अच्छा जैन साहब, अब आपकी नज़र में दहशतगर्दों को तो हम भगाकर उनके अपने ठिकानों तक वापस छोड़ा है, जहां अफगानिस्तान से वापस आया करते थे वहां तक छोड़ा है। क्या आपकी नज़र में ऐसा शख्स जो किसी ज़माने में बड़ा ही सरगर्म था और बहुत दहशतगर्दी करके बड़े फ़ख्र से बताया करता था, अनफॉर्चुनेटली ऐसा इंसान दुश्मन शख्स पाकिस्तान में होगा भी, या आपको लगता है कि अब हमारे हमसाए अफगानिस्तान में या कहीं भारत की मदद लेने की कोशिश कर रहा होगा? बहुत गालिब इम्कान ये है कि वो पाकिस्तान में नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके पीछे लगी हुई होंगी और उसका पाकिस्तान के अंदर रहकर छुपना मुश्किल है। अब जबकि ट्राइबल एरियाज दम हो चुके हैं और वहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज और आर्मी मौजूद है और उनके सिविलियंस के साथ बहुत गहरे कांटेक्ट भी हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो पाकिस्तान में होगा। अगर कोई आए शॉर्ट लिव्ड ऑपरेशन करवाने के लिए आए और वापस निकल जाए तो उसके इम्कानात हैं और ये भी बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते कि वो हरगिज पाकिस्तान में नहीं होगा। गालिब इम्कान यही है कि वो अफगानिस्तान में होगा जहां उसको पनाह आसानी से मिल सके। राइट। अच्छा जान साहब, विद बॉर्डर फेंसिंग और जो फोर्ट्स बिल्ड हो रहे हैं अक्रॉस द वेस्टर्न बॉर्डर, पाकिस्तान को इस तरह के दहशतगर्दों से बचाने के लिए हमारे लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होगा अब इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन को रोकना जो पहले हुआ करती थी? यकीनन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पहली बात यह है फेंसिंग हो गई है और फेंस बजाते खुद कोई रुकावट नहीं है जब तक उसको मॉनिटर ना किया जाए, जब तक उसे फायर से कवर ना किया जाए, अंडर ऑब्जर्वेशन न रखा जाए, वरना वो तार है काट के कोई भी अंदर आ सकता है। तो इस तरह की फेंस जब बना दी गई है, फिर उसके लिए 58 विंग्स फ्रंटियर कोर के रेज किए जा चुके हैं और उसके अलावा वहां पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं, लाइट्स हैं, इंफ्रारेड कैमरास हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगा दी गई हैं और 70 फोर्ट्स बनने हैं जो चेक पोस्टें होंगी, वो फोर्ट नुमा पोस्टें हैं डोमिनेटिंग पोजीशंस पर। तो ये हम कह सकते हैं कि हम 90% से ज्यादा कंट्रोल कर सकेंगे। हाउएवर स्नीक आउट कर जाना इक्का दुक्का एलिमेंट का वो हमेशा से रहा है और शायद आइंदा भी होता रहे। यकीनन जैन साहब, एक इदारा है जो कि वर्ल्ड क्लास आर्म्ड फोर्स है, दुनिया की टॉप रैंकिंग आर्मीज में से एक आती है, उसके लिए एक मुश्किल सिचुएशन तो बन जाती है अगर इस तरह की कोई चीज़ हो, लेकिन इट्स ईजियर सेड देन डन। किसी इस तरह के जो कैदी है उसको रखना, 24/7 सर्वेलेंस करना और नॉट जस्ट सर्वेलेंस करना बल्कि हर मुमकिना एस्केप के रूट को ख़त्म भी करना, तो इट्स ईजियर सेड देन डन। इसी के साथ मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद ज़रा सियासत पर भी नज़र डालेंगे आफ्टर ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दिफाई मामलात के बाद सियासी मामलात की तरफ बढ़ते हैं। मुनीब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आती हूँ। अपोजिशन का ज़रा मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं। बड़ा आप लोग कहते थे ये चोर बोलते हैं, ये गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये डाकू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ये पार्लिमानी लोगों को ज़ेब नहीं देते। और आज मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो गुफ्तगू कर रही थी वज़ीराबाद के अंदर, और वो उसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। घर में घुस के रोनाने की बातें भी कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब ने वहाँ लंदन से बैठ कर यहाँ इनको घर में घुस के रुलाया है। चोर और डाकू भी बोल रही थी। ये गैर पार्लिमानी तब होती है जब आप लोगों को बोला जाता है, जब आप लोग बोलते हैं तब गैर पार्लिमानी नहीं होती। क्या क्या ये हुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। जो बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त की हैं उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं की जो गलत हो। क्या अवाम अभी भी इनसे हिसाब ना ले जो 3 सालों में इन्होंने सूरत हाल कर दी है? गैस की कीमत देख लें, पेट्रोल की कीमत देख लें, बिजली की कीमत देख लें, डॉलर की कीमत देख लें, आटे की कीमत देख लें, चीनी की कीमत देख लें, और इमरान खान की स्टेटमेंट निकाल के देख लें जिसमें वो फरमाते थे अगर ये हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है, हुक्मरान करप्ट डाकू होता है। ये सारे जो बातें उन्होंने की हुई हैं ये इमरान खान की ही की हुई बातें हैं। और इसमें क्या गलती है जो उन्होंने कह दिया है? क्या इन्होंने हर चीज पे डाका नहीं मारा है? इन्होंने आटे पे डाका नहीं मारा? इन्होंने चीनी पे अरबों रुपए की चोरी नहीं की है? ये साबित हो चुका हुआ है पाकिस्तान में भी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर की कोर्ट से साबित कर रही हैं कि चोर और डाकू हैं। पाकिस्तान में कैसे साबित हो गया मुनीब? कोई किसी अदालती कमीशन ने कुछ कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चोरी कर रही है, या ये कहा है कि हुकूमत की सपोर्ट के अलावा कुछ हो नहीं सकता? कोई ऐसी बात? अनिका, जो शुगर क्राइसिस के ऊपर जो रिपोर्ट आई हैं वो आपके मेरा ख्याल है इल्म में होंगी। उसमें पाकिस्तानी इदारों ने ही जो कुछ लिखा है मैं उसी का हवाला दे रहा हूँ। और जो पाकिस्तान से बाहर साबित हुआ है वो 20,000 पाउंड जो देने पड़े हैं, जिनको ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ने के लिए भेजा है, उन्हें वापस मियां साहब को देने पड़े हैं। हर जगह ये साबित हो रहा है। आप किसी भी चीज को उठा के देख लें, चोरी डाके को उठा के देख लें, ये हर किस्म के चोर हैं। यानी सिर्फ पैसे के चोर हैं, ये वोट चोर भी हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो डस्का वाला इलेक्शन है उसकी रिपोर्ट पढ़ लें, आपको उससे भी साबित हो जाएगा ये वोट चोर भी हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तानी अदालतें ये साबित करती जा रही हैं कि ये हर लिहाज से चोर और करप्ट और डाकू हैं। तो चोर को चोर ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? ये कहना इसमें कोई गलत नहीं है। इंटरेस्टिंग। बड़ा वैसे आज तंजिया किस्म का अंदाज था मरियम नवाज साहिबा का। अच्छा काजी साहब, बात घूम फिर के बात यहीं आती है कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ चीनी चोर नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ आटा चोर नहीं हैं, आप वोट चोर हैं। मैं नहीं कह रही, ये आपने अभी मुनीब को सुना है, उन्होंने खुद ही बोला है। आप लोग चोर चोर कहा करते थे ऑपोजिशन को, वही बात उल्टी होके पड़ रही है। अब थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि नहीं, अल्फाज का चुनाव ज़रा ज़रूरी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनिका, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पहले तो बदकिस्मती इस बात की कि जो ब्रॉडशीट के हवाले से फ़ैसला आया वो फिर अंग्रेज़ी में आ गया। आई विश की उर्दू में आया होता। मैं अपने भाई की इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि 20,000 पाउंड वापस किस लिए, 4.5 मिलियन पाउंड वापस किस लिए किया गया? वो लीगल एक्सपेंसेस थे जो शरीफ फैमिली ने ब्रॉडशीट के ख़िलाफ़ जो उनके खर्चे हुए थे वो अदालत ने कहा कि वापस करो। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो थी उसने कहीं पे भी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स को जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को उन एसेट्स के साथ अटैच नहीं किया था। इसलिए वो जो प्रोसेस चला था वो प्रोसेस ही गलत था, और वो प्रोसेस मैंने या इस हुकूमत ने नहीं चलाया था, वो ब्रॉडशीट की तरफ से चला था। तो उस अदालत ने ब्रॉडशीट को ये कहा है कि चूंकि आपने वो गलत प्रॉपर्टीज़ की असेसमेंट करके उसको अटैच किया इस केस के साथ, लिहाजा जो उनके लीगल एक्सपेंसेस आए हैं उनको वापस किए जाएँ। अब ये चूंकि अंग्रेज़ी में था तो आई एम श्योर कि अब ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। फिर मैं हैरान हूँ कि चोर चोरी का नारा वो मारते हैं जिन्होंने SNGPL जो कि एक प्रॉफिट शुदा इदारा था 2012 तक, उसको पकड़कर 250 बिलियन के नीचे देकर चले गए। वो लोग जो सर्कुलर डेट 450 अरब पे लेते हैं और 1.5 ट्रिलियन पे छोड़ के जाते हैं, चोर हम हैं। वो जो PIA को, इनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी एयरलाइन कामयाब कर लेता है, PIA को डिपो देता है, चोर हम हैं। ये वो लोग हैं जो स्टील मिल तोहफे में देने को तैयार हैं, चोर हम हैं। ये वो लोग हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 20 दर्जे नीचे चले जाते हैं, चोर हम हैं। ये वो लोग हैं जिनके दौर में ब्लैक लिस्ट हुआ पाकिस्तान फैटफ की नज़र में, फिर ग्रे लिस्ट में आया, चोर हम हैं। करप्शन इन्होंने की, मामलात सारे इन्होंने गलत किए, मुल्क को इस नेश तक इन्होंने पहुंचाया, चोर हम हैं। लगा लेने थे इनको नारा। जहां तक बात मेरे भाई ने की कि चोर वोट चोर,
तो जनाब बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओपन ऑफर दे दी, पहले आपकी तरफ से डिमांड आई इन राइटिंग आपके कैंडिडेट की तरफ से कि जी 23 जो पोलिंग स्टेशन है उस पर रीपोल कराया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप करवाएं जी, हम तैयार हैं 23 के ऊपर, इंशाल्लाह हम ज्यादा वोटें लेकर कामयाब होंगे। फिर आपकी पार्टी ने ऐसा यू टर्न लिया और अब आप कह रहे हैं कि जी पूरे हल्के में रीपोल करवाएं। तो जनाब हम तो अगर इलेक्शन कमीशन कहेगा कि पूरे हल्के में रीपोल करें, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन कहेगा तो हम तैयार क्यों हैं? आप लोग तो 4 हलकों की वजह से कह रहे थे पूरे जनरल इलेक्शन करा लें या एटलीस्ट 4 हलकों के अंदर इंतखाबात कराएं। अब जब के बाद अब अगर ईसीपी नहीं भी कहता तो आप लोग हुकूमत में हैं, आप ईसीपी से डिमांड करें जी, करा लेना। दिया है जी, प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि हम 23 पोलिंग स्टेशन खोलने को तैयार हैं, दोबारा रीपोल करवा लें। देखें ये डिसीजन एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लेना है। अगर ईसीपी का डिसीजन ये है कि वो 20 या 23 पोलिंग स्टेशंस पे दोबारा रीपोल होनी है, वी आर रेडी फॉर दैट। तो फिर मुझे एक बात बताएं, पूरे हल्के का रीपोल होना है, हम तब भी उसके लिए तैयार हैं। जब आप धरना दे रहे थे 4 हलकों के बारे में, तो फिर ईसीपी के खिलाफ धरना था या हुकूमत के खिलाफ धरना था? मुझे जरा ये क्लियर कर दें कि उस टाइम पे आप कहते थे हुकूमत हल्के नहीं खोल। हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस के खिलाफ जो था उस टाइम पे धरना था, और हम कह रहे थे कि जो इदारे इससे मुंसलिक हैं, चाहे वो उस वक्त की केयरटेकर गवर्नमेंट थी, चाहे वो ईसीपी था या जो भी इदारे थे, हमारा धरना उनके खिलाफ था। और हम उनसे यही डिमांड कर रहे थे कि आप 4 हल्के खोलें। 4 हल्कों पे ये साबित हुआ कि इर्रेगुलरिटीज, ग्रॉस इर्रेगुलरिटीज पाई गई। फिर हमने ही कहा कि जी अब इनको रिफॉर्म किया जाए प्रोसेस को। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो कमेटी बनी हुई है नेशनल असेंबली की, अनिका पिछले 1.25 साल से बनी पड़ी हुई है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग उसमें आते ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं लेते। अब हमने ये फैसला किया है कि हम उसको यूनिलेटरली असेंबली में लेके जाएंगे, और हमने जिस तरीके से सेनेट में शफाफ इंतखाबात की बात की, ये हमें वोट चोर कहते हैं। ये तो वो लोग हैं जो छांगा मांगा से जिनकी सियासत शुरू हुई, ठीक है, इन्होंने बुनियाद डाली हॉर्स ट्रेडिंग की, ये हमें वोट चोर। अच्छा, हॉर्स ट्रेडिंग की अब आप बात करी, छेड़ ही दिया आपने, तो सेनेट इंतखाबात तो सर पे आए खड़े हैं, और ऑफ कोर्स ये ज़िमनी इंतखाबात भी इसीलिए जरूरी थे कि उसे इलेक्टोरल कॉलेज पूरा करना था। मुनीब, आप लोगों को क्या मसला है अगर सेनेट इंतखाबात के अंदर सफाई और शफाफियत आई जाती है? तो ये तो आप लोगों के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जीत हो गई ना। आप लोग कहें कि ठीक है हम लोगों ने ये बात पहले कही थी, ये बाद में सोच रहे हैं। आप लोग अपोज क्यों करते हैं, कहते क्यों है कि नियत खराब है? अब नियत का तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एग्जामिनेशन अल्लाह ताला ही कर सकता है ना। मसला हमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के तरीका कार पे है। कॉन्स्टिट्यूशन को ये चेंज उसमें लाने के लिए एक पूरा प्रोसीजर जो है वो डिफाइंड है। उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जो इमरान नियाजी के पास नहीं है। ऑर्डिनेंस के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं आ सकती है, ये बात बहुत क्लियर है और ये ऐसा हो नहीं सकता है। कोर्ट ने भी अब तो ये कह दिया है, आज की अगर आपने स्टेटमेंट चेक की हो तो आपको अंदाजा होगा। और जहां तक ये बात कर रहे थे इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन अच्छी कर लेते हैं, लेकिन मैं एज ए लॉयर आपको बता रहा हूं कि आपने भी कभी पाकिस्तान में ये नहीं सुना होगा कि कोर्ट सेकंड पार्टी को फाइन पे कर रही हो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में। ये एक इलीगैलिटी थी, इसकी वजह से सेकंड पार्टी को पे की गई है $20,000 की अमाउंट। अदरवाइज वो स्टेट अपने आप, अब स्टेट लेती होती है वो अमाउंट, स्टेट कलेक्ट करती होती है। एक तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। और बाकी जो ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे साहब, ये चीनी के ऊपर जो कमीशन की, जो शुगर क्राइसिस के ऊपर जो कमीशन बना है ना इनके दौरे हुकूमत में इमरान नियाजी के होते हुए, उसकी रिपोर्ट इन्हें पढ़ के उर्दू और इंग्लिश दोनों में सुना दें और इन्हें पता चल जाएगा कि चीनी चोर कौन साबित हुआ है। चलें वो रिपोर्टें और अंग्रेजी उर्दू तो चलें छोड़ें, लेकिन बस मुझे इतना बता दें कि चलें माना नहीं है इनके पास 2/3 मेजॉरिटी, माना नहीं है ये बड़ी स्ट्रांग हुकूमत, माना ये पुलसरात पे चल रहे हैं, लेकिन अच्छे काम में ऑपोजिशन हाथ तो दे सकती है ना कि कल को अवाम आपसे भी पूछें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म एटलीस्ट सेनेट की हद तक आप लोगों की वजह से डिले हुए हैं। जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही चेंज हो सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तो बात हो रही है मुनीब, वो चाहे अच्छा काम है चाहे बुरा काम है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आइन और कानून के खिलाफ नहीं उसमें कोई तब्दीली लाई जा सकती। ये एक बात बहुत क्लियर है, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही वर्डिंग दी है। चले अच्छा तरीकाकार है, उस तरीकेकार के तहत उसमें तब्दीली लाई जा सकती है। अगर ये तब्दील करना उसे चाहते हैं तो इन्हें चाहिए था कि ऑपोजिशन के साथ मुशावरत करते, एक प्रपोजल प्रेजेंट करते कि हम इस बिना पे ये तब्दीली लाना चाह रहे हैं
ना कि ये चोर दरवाजे से ऑर्डिनेंस ला के उसमें तब्दीली लाते। ये बात बहुत क्लियर है। ये लीगल जो चीजें होती हैं इसमें अच्छाई और बुराई नहीं देखी जाती, उसमें आइन और कानून को देखा जाता है। ये पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह तो कल कोई और हुकूमत आए और वो कहे जी हम ऑर्डिनेंस के जरिए पाकिस्तान का नाम चेंज करना चाहते हैं। ब्रेक की तरफ जाती हूँ, उसके बाद मैं काजी अहमद से जवाब भी लेती हूँ इसका। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। काजी अहमद साहब, आपकी तरफ अब मसला ये है कि इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ बैठते मुशावरत करते तो मामला जो है हम सॉल्व कर सकते थे, जो कि डाउटफुल है, लेकिन बैठना आप लोगों ने भी नहीं है। अब दोनों अतराफ इतनी मैं कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन बड़ी ही स्ट्रॉन्ग हेडेड किस्म की पार्टीज बैठती हैं। वो कहते हैं हमने आपसे बात नहीं करनी, आप कहते हैं हमने आपसे बात नहीं करनी, तो फिर ये कानून साजी तो हम भूल ही जाए ना अगले 2.5 साल भी। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने नहीं दिया, इन लोगों ने दिया। स्टेटमेंट्स इंटरनेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे नवाज शरीफ साहब ने आके दी थी कि ये सेनेट के इलेक्शन का प्रोसेस चेंज होना चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी भी इनके पास एक टाइम पे रही। उसके बाद पीपल्स पार्टी और इनका इल्हाक भी आपस में रहा, तब भी इनके पास ऑप्शन थी। अगर इनकी नीयत इतनी साफ थी तो ये कर लेते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लेते। हमने तो इनको उस टाइम मना नहीं किया था। आप लोग उस टाइम ये खुद ही उसके पैरोकार थे। ये इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला के और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो उस टाइम हमारे एमएनए थे, उनको बुला के रिक्वेस्ट की थी कि जी आप हमें इस प्रोसेस के ऊपर वोट दें कि हम सेनेट का ये सारा सिलसिला चेंज करना चाहते हैं। अब जब हम वही काम करने जा रहे हैं तो मैं ना मानू वाली बात है। अब देखिए ना, मैं ना मानू का इलाज तो किसी के पास भी नहीं है। देखिए, अब मसला पता है क्या है, सारे पार्लियामेंटेरियंस का, सारी जमातों की ईगो शायद पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी हो गई है। वो कहते हैं हमसे आप मुशावरत कर लेते, आप कहते हैं आपने तो पहले बोला था, कर लेते मुशावरत। हुकूमत को तो करनी पड़ती है इस तरह के मामलात में जहां आपको पता है आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, आपको पता है कोएलिशन पार्टनर्स मिला के भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। तो अगर आपको किसी पॉजिटिव कदम के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, बेहतरी के लिए कि जाके मुशावरत करनी पड़ जाती है, तो व्हाई नॉट। हमें तो इस बात का भी बड़ा दुख होता है कि वजीर आजम साहब अक्सर नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर भी अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं होते। देखिए अनिका, जब एक पार्टी ये डिसाइड कर ले कि मुखालफत बराए मुखालफत और तनकीद बराए तनकीद करनी है बगैर किसी ठोस वजह के, तो उनके साथ किस तरह बैठा जा सकता है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रास्ता क्यों लिया कि आप इस कानून को इंटरप्रेट करें। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया। जब आ जाएगा तो वो भी कहानी सामने आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन का एक अपना स्टैंस है। हम एक ऑर्डिनेंस लेकर आए, उसको हम असेंबली में इसीलिए नेशनल असेंबली में लेकर आ रहे हैं कि उसको डिस्कस करें। अब ये लोग क्यों नहीं करते डिस्कस? हम तो उसको लाने के लिए तैयार हैं, उसको एजेंडे का हिस्सा भी बनाते हैं। जब सेशन स्टार्ट होता है, ये लोग रोस्टम के आसपास खड़े होके चीखो पुकार शुरू कर देते हैं, कागज फाड़ने शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं जी हुकूमत हमसे बात नहीं करती। कहने का मकसद ये है कि पहले इनको अपने तौर तरीके भी देखने पड़ेंगे। ये इस एजेंडा पे है कि असेंबली में तो हमने हुकूमत के साथ चलना ही नहीं और हुकूमत को फेल करना है। सड़कों में आने की इनके पास ताकत नहीं है। इन्होंने जोर लगा लिया, अचार इकट्ठे कर लिए, आम की गुठलियां इकट्ठी कर ली, एंड रिजल्ट क्या निकला? वो किधर गई 31 जनवरी की डेट और किधर गई 28 फरवरी और अब मार्च है। आप भी आए, मैं भी आऊं, ये मार्च भी गुजरेगा, ये अप्रैल भी, और ऐसे कई और मार्च गुजर जाएंगे। ये सिर्फ प्लान ही करेंगे। इन सारों को मिलकर इनमें इतनी सख्त, पहली बात तो ये आपस में इकट्ठे ही नहीं है। कल आपने देखा यूसुफ रजा गिलानी साहब की स्टेटमेंट क्या थी। उस स्टेटमेंट को जरा तनाजुर में रखें और फिर मरियम साहिबा का स्टांस लें, फिर फजल रहमान साहब का सांस लें। ये एक जो है मारगला हिल्स पे चढ़ने की बात कर रहा है और दूसरा कोई सुलमानकी की तरफ जा रहा है। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है ना। इन्होंने पहले भी पाकिस्तान को बर्बाद किया, ये आगे भी पाकिस्तान की बर्बादी नहीं है। हिल्स का तो नहीं मुझे पता, लेकिन मरगला रोड के ऊपर काफी आमदोरफ्त होने की कोशिश है। बट मुनीब, मसला एक बहुत बड़ा अब पैदा हो चुका है कि लगता ये है कि पीएमएलएन को सारे जो उनका एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड है ना, उसको कोई कबूल नहीं कर रहा। ये बात मैं बिल्कुल यहाँ काजी अहमद की बिल्कुल दुरुस्त है कि आप लोग इस एंटी एस्टेब्लिशमेंट मोड के अंदर शायद खुद से दुश्मनी तो नहीं कर रहे कि हर चीज़ के ऊपर आपने एस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम मुर्दे इल्ज़ाम
ठहराना है, हर चीज़ के ऊपर आपने जो है वो फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया है, आपने भी जो गलती की है वो भी फ़ौज के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की कोशिश करनी है, तो ये तो पाकिस्तानी अवाम नहीं एक्सेप्ट करते, किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। उनकी फ़ौज है, वो इसको सपोर्ट करते हैं, कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि आप सारा टाइम फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते रहे? आपकी अपनी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए, पीपल्स पार्टी हो गई, वो पीछे हटने लग गई हैं। कहीं आप अपने आप से दुश्मनी तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फौज जितनी किसी और पाकिस्तानी की है उतनी मेरी है और उतनी ही मुस्लिम लीगियों की है। ना करें ना फिर इतना क्रिटिसाइज। हम इतना ही इसका एहतराम करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने आइन तोड़ा है, जो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनको क्या करें? क्या मुशर्रफ ने आइन नहीं तोड़ा था? जो डिक्टेटर इस मुल्क में आए हैं, लेकिन आप लोग डिक्टेटर्स की बात नहीं कर रहे ना, आप लोग तो अभी की रिजीम की बात कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। जो लोग आइन तोड़ते हैं, जो लोग आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, चाहे वो 62 और 63 ही हो, वो किसी भी इदारत से, चाहे वो 62 और 63 ही हो, आइन के आर्टिकल्स है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपको पता है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 62 और 63 वो पूरे नहीं उतरते उस पर? वो जैसे लगाई गई है और जो जैसे मजाक उड़ाया गया है, ये इसी किस्म की 62 और 63 है जैसे जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। ये सिलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल ताबेदारी तो ना करे ना मुनीब। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ ना, मतलब ये पाकिस्तान की तारीख में 109 में एक ही शख्स फांसी चढ़ा था जिसका नाम है जुल्फकार अली भुट्टो। तो ये उस किस्म की 62-63 है, ये उस किस्म की नाअहली है जो परवेज रशीद साहब पे लगी है। अगर आप इसे आइन कहते हैं और इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये वन वे ट्रैफिक है, ऐसा नहीं होता। फैसल वाडा के कागजात क्लियर हो जाएं और परवेज रशीद के ना हो, ये आपको तो सब पता है। आप नहीं मानते इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को, 62-63 को? क्योंकि थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक चलना होगा। टारगेट करने के लिए उसका नाजायज इस्तेमाल किया जाए तो हम उसको नहीं मानते। अगर वो फेयर इनफ हो तो बिल्कुल सबके लिए होनी चाहिए। 109 में सिर्फ एक ही बंदा अगर फांसी लगता है और उसका नाम जुल्फकार अली भुट्टो है, तो इसका मतलब है 109 गलत इस्तेमाल हुई। इसी तरह अगर 62 और 63 मुस्लिम लीग के खिलाफ इस्तेमाल गलत होती है तो हम उसे नहीं मानेंगे। बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम मान रहे हैं, हम उस 62-63 को भी मान रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ा मियां साहब ने, और अगले प्राइम मिनिस्टर आ गए, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया। हम जो ये साजिशें हो रही हैं इनको फेस कर रहे हैं, इसके बावजूद इस कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं। बारी अब इन लोगों की है, अब इन्हें फेस करना है। अब इन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं रहा कि ये अब लाडले नहीं रहे हैं। अच्छा ठीक है, मेरे शो का वक्त खत्म हो गया। मुनीबुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, काजी अहमद अकबर साहब बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए, इस दुआ के साथ कि हमारे लीडरान को ये रियलाइज हो जाए कि इनकी आपस की लड़ाई हमारे किसी काम की नहीं है, इनके आपस की ताने किसी काम के नहीं है, ये वो मोहल्ले की लड़ाई लगने लग जाती है। इनका काम जो है ना वो पार्लियामान के अंदर लेजिस्लेशन करना है और साथ ही साथ अवामी मसाइल का हल है। ये अल्लाह करे मिलकर बैठ जाए और हमारे मसाइल को सोचने लग जाए। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।